हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान की दुनिया में, मेडिकल की दुनिया में तरक्की हमने बहुत ज़्यादा कर ली है और आने वाले समय में हमारी रिसर्च इस दिशा में प्रगतिशील है। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आई है जो बताती है कि उन्होंने मानव बॉडी के अंतर्गत मौजूद स्पर्म कोशिका और एग कोशिका के उपयोग के बिना ही एक भ्रूणीय अवस्था का विकास किया है। मानव भ्रूण को बनाए जाने की जो परिकल्पना है या उससे जुड़ी हुई जो अवस्थाएं हैं, वो काफ़ी लंबे समय से प्रयोग का विषय रही है। इसके पीछे भी कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि आगे चल कर के जब मनुष्य एक स्वस्थ या वयस्क के रूप में हमें दिखाई देता है, वहीं कुछ ऐसे भी मनुष्य दिखाई देते हैं जिनकी आने वाली एज के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य पाए जाते हैं या हमें पता चलता है कि उनमें बीमारियां जन्मजात थी। तो जन्म के समय जो बीमारियां हो रही थी या जो बीमारियां आनुवंशिक रूप से उन्होंने प्राप्त की थी, उनको दूर करने की एक प्रक्रिया को अपनाने के लिए या इस दिशा में एक प्रयास करने के लिए ऐसी चीज़ों को किया जा रहा है। आज हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, इससे जुड़ी हुई स्टेम सेल्स पर बात करेंगे और इस प्रक्रिया को कैसे किया गया है, इसका क्या महत्व है और आगे इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि जब भी बात भ्रूणीय अवस्था की आती है, वहां पर कुछ नैतिक दुविधाएं भी शुरू हो जाती हैं और जहां पर नैतिक सवाल खड़े होते हैं, वहां पर वैश्विक स्तर पर देशों को एक साथ आकर के किसी एक प्रक्रिया को अपनाने की बात सामने आती है। चलिए शुरू करते हैं। तो खबर यह है कि प्रयोगशाला में विकसित एक मानव भ्रूण को सफलतापूर्वक कुछ विकास की प्रक्रिया से जोड़ा जोड़ा गया है। ठीक है। और इस भ्रूण की खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह से स्पर्म या एग सेल का उपयोग नहीं किया गया है। तो किसी भी नए जन्म के लिए आपको पता है दो कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। माता से मिलने वाला माता से मिलने वाला एग सेल और पिता से मिलने वाला स्पर्म सेल, जब दोनों मिलते हैं तब एक नए भ्रूण का विकास होता है और एक नया जीवन बनता है। लेकिन यहाँ पर प्रयोगशाला में ही ऐसा प्रयोग किया गया है। तो मानव भ्रूण जैसे कुछ मॉडल बनाए हैं और काफ़ी लंबे समय से इस तरह के जो प्रयोग हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें इतनी सफलता नहीं मिली है कि वो जो भ्रूण हो एकदम जो प्राकृतिक रूप से बनने वाला भ्रूण है उसकी जगह पर स्थापित कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ चरण ही प्राप्त हुए हैं। कुछ कोशिकाओं का फॉर्मेशन समझ में आया है कि हाँ, जिस तरह से प्राकृतिक रूप से कोशिकाएं शुरुआती अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में बनना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं या विभाजन होने लगता है, कुछ वैसी चीजें यहाँ पर होती हुई दिखी हैं। तो एक आशाजनक उपलब्धि माना गया है। वैज्ञानिकों ने 14 दिन पुराने मानव भ्रूण का सबसे व्यापक मॉडल विकसित किया है। यानी अलग अलग समय पर अलग अलग लोग इससे जुड़े हुए जो प्रयोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अब तक इस प्रयोग को सबसे ज्यादा सफल प्रयोग या सबसे ज्यादा एडवांस प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है। तो अगर एक बार इन कोशिकाओं को हम देखें तो स्टार्टिंग अवस्था में मानव भ्रूण के अंतर्गत आपको इस तरह की कुछ अवस्थाएं दिखाई देंगी। स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है? जैसे कोशिकाएं हैं, स्टेम कोशिकाएं। अभी इनको भी एक एक करके समझेंगे कि इस चार्ट का आखिरकार क्या महत्व है। यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, इनको आप ऐसे मान सकते हैं कि ये एक नाम दे देते हैं जो आपको समझना है। टोटीपोटेंट स्टेम सेल हैं ये। इनके अंतर्गत कोशिका के विभाजन की पूरी जानकारी है, यानी इनके पास क्षमता है किसी भी कोशिका में परिवर्तित हो जाने की या पूरे मानव शरीर को निर्मित कर देने की, हर एक अंग बना देने की। लेकिन जब वह निर्मित होगा तो शुरुआत तो भ्रूणीय अवस्था से होगी। तो भ्रूण की स्थिति में ये जो कोशिकाएं हैं आपस में विभाजित होकर के एक जीव का निर्माण करना शुरू कर देंगी। अब आइए इसी चीज को प्रयोगशाला के स्तर पर लेकर के देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, स्टेम सेल से मिलने वाली कुछ अवयवों को एकत्रित किया और उनको मिक्स करके लैब के अंतर्गत डेवलप करने का प्रयास किया कि क्या ये बाहरी परिवेश में, यानी माता के शरीर के भीतर नहीं, लैब की स्थितियों में भी आपस में जुड़ सकते हैं। कोशिका का विभाजन क्या संभव हो सकता है? तो वहां पर ही देखा गया कि कुछ एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखा। बस इतना ही था ये इस प्रयोग में, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि इसको लंबे समय तक चलाते रहें, 14-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने और फिर पूरा
भ्रूण ही आप विकसित कर डालें, तो इसकी अनुमति नहीं है। अब ये वाला पॉइंट भी आज के सेशन में आपको मिलेगा। तो शोध को थोड़ा सा देख लें। वैज्ञानिकों ने क्या किया, अंडाणु या शुक्राणु के उपयोग के बिना प्रयोगशाला में मानव भ्रूण जैसी संरचना का विकास किया और इसके लिए स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया गया है। अब ये भी आपको पढ़ लेना है। तो जो भ्रूण जैसी संरचना के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदल जाती हैं। तो अब एक सवाल जो आपके मन में होगा वो स्टेम सेल को लेकर के ही होगा। देखिए, स्टेम कोशिकाएं, एक तरीके से इनको प्रारंभिक कोशिकाएं कहते हैं, या ये वो बेस कोशिकाएं हैं जो अन्य सभी तरह की कोशिकाओं में बदलती हैं, अन्य सभी तरह की कोशिकाओं को बनाती हैं। और जहां बात सभी तरह की कोशिकाओं की हो रही, वहां पर सभी अंगों को निर्मित करने वाली कोशिकाओं की भी है। तो जब भी किसी नए जीव का निर्माण होता है तो प्रारंभिक अवस्था में यानी भ्रूणी अवस्था में ये स्टेम सेल्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। आने वाले समय में जब मनुष्य के जीवन का विकास हो जाता है या फिर वो वयस्क स्थिति में होता है, वहाँ पर भी जो स्टेम सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। तो इस आधार पर अगर आप इनका वर्गीकरण करें तो आपको कुछ स्टेम कोशिकाएं मिलेंगी। सबसे पहले हमने चर्चा की है भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं की। ठीक, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। दूसरी है वयस्क स्टेम कोशिकाएं, यानी एडल्ट स्टेम सेल्स। और तीसरी है मेसेनकाइमल स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, ये हुआ 3 भागों में इनका वर्गीकरण अलग अलग। अब इनके अंदर चलते हैं जहां पर आपको प्रमुख रूप से समझ में आएगा। तो जो भ्रूणी स्टेम कोशिकाएं हैं, इसमें जो पहले प्रकार की कोशिका होगी उसको कहते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल। उसके बाद जो इसका अगला चरण है वो है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। याद रखिएगा, ये जो चरण है ये भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं के ही चरण हैं, क्योंकि वयस्क स्टेम कोशिकाओं पर आएंगे तो उनका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। उसके बाद आपको मिलेगी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। उसके बाद मिलेगी ओलिगोपोटेंट और उसके बाद ओमनीपोटेंट। ये इनका वर्गीकरण है कुछ नामों के हिसाब से। तो केवल नाम नहीं है, इनकी अपनी क्षमताएं भी हैं और अपनी सीमाएं भी हैं। जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल आपने ऊपर लिखा हुआ देखा है, ये बहुत ज़्यादा प्रमुख स्टेम कोशिकाएं हैं जो भ्रूणी अवस्था में मिलती हैं। इन कोशिकाओं की क्षमता ये है कि ये किसी भी तरह के अंगों के निर्माण में या किसी भी तरह की दूसरी स्टेम कोशिकाओं के रूप में बदल सकती हैं, और ये ही बदलती हैं आगे चल करके। तो भ्रूण जब शुरुआती दिनों में होता है, यानी कि आप कह सकते हैं 1 से 3 दिन, अगर बोर्ड पर ना दिख रहा हो तो इसको बदल लेते हैं, 1 से 3 दिन, उस समय ये कोशिकाएं भ्रूणी अवस्था में मौजूद होती हैं। इनके लिए ये भी कहा जाता है कि ये किसी भी नए तरह के जीव का भी निर्माण कर सकती हैं। शायद यही वजह है कि अभी स्टेम कोशिकाओं के स्तर पर जो प्रारंभिक अवस्था से जुड़ी हुई रिसर्च है उसको इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं दी गई है। और परमिशन के अलावा समस्या ये भी है कि इसको प्राप्त करना बहुत जटिल है और नैतिक रूप से इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए इसका जो उपयोग है बेसिकली प्रयोगशाला के स्तर पर
या आईवीएफ की प्रक्रिया से डोनेट किए गए किसी भ्रूण के आधार पर ही किया जा सकता है। तो ये बात हुई। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, प्लूरीपोटेंट को देखेंगे तो लगभग 5 से 14 दिन के आसपास आपको इन कोशिकाओं के रूप में टोटीपोटेंट का बदलाव दिखेगा। अच्छा, जो प्लूरीपोटेंट है इनमें भी बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं। ये केवल कुछ भाग को छोड़ करके लगभग सभी मानव अंगों के निर्माण में तब्दील हो सकती हैं। यानी टोटीपोटेंट के बाद जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल हैं ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, केवल प्लेसेंटा नहीं बना सकती है या फिर जो गर्भनाल है उसका निर्माण नहीं कर सकती, उसको छोड़ करके बाकी सभी तरह की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। उसके बाद आएगा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये बेसिकली क्या है, अंगों के स्वरूप को निर्मित कर सकती हैं, कुछ खास अंगों से प्राप्त की जा सकती हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति का हृदय खराब हो जाए या काम करना बंद हो जाए और अगर हमारे पास टोटीपोटेंट स्टेम सेल है या प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है तो हम उसके शरीर के लिए नए हृदय का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें भी केवल थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक हैं, क्योंकि जितना उस पर प्रयोग हो पाएगा उतना ही हम उसके जो व्यावहारिक अनुरूप हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको भी देख पाएंगे। तो अभी इतना संभव नहीं हुआ है। उसके बाद ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल जो कुछ अन्य तरह के अंगों का निर्माण कर सकती हैं, और ओमनीपोटेंट स्टेम सेल्स, मान लीजिए लाल रक्त कणिकाएं हैं या लाल रेड ब्लड से जुड़ी हुई कोशिकाएं हैं, ये क्या करेंगी, खुद को रीजनरेट कर सकती हैं। अगर कोशिकाएं नष्ट हो गई तो फिर से नई बना लेंगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट, खुद का निर्माण कर सकती हैं। तो ये जो वर्गीकरण है ये बेसिकली भ्रूणी स्टेम कोशिका का है। उसके बाद अगर आप वापस आएंगे वयस्क स्टेम कोशिकाओं में, तो ये एडल्ट स्टेम सेल्स बेसिकली कौन सी होती हैं, जब किसी व्यक्ति का जो स्वरूप है वो वयस्क हो जाता है, यानी वह भ्रूणी अवस्था से बाहर निकल आता है और वो जन्म ले लेता है। उसके बाद जो कोशिकाएं हैं, मान लीजिए हृदय में मौजूद जो कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क में मौजूद जो कोशिकाएं हैं, त्वचा में जो कोशिकाएं हैं, लीवर में जो हैं, वहां पर स्टेम कोशिकाएं मौजूद हैं। तो वहां से ही उन खास कोशिकाओं को निकाल करके फिर उन अंगों के रिपेयरिंग में या किसी तरह की व्याधियों के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बोन मैरो के बारे में आपने पढ़ा होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो इन स्थितियों में बेसिकली जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर मौजूद इन कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड कैंसर जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी स्टेम कोशिकाओं का हम उपयोग करते हैं। अगली है मेसेनकाइमल स्टेम कोशिकाएं, जो कि किसी व्यक्ति के शरीर के जो टिश्यूज़ हैं उसके जॉइंट्स के बीच में पाई जाती हैं, और इनका उपयोग भी इस तरह की जो व्याधियां हैं, ब्लड कैंसर है, ऐसी कुछ चीज़ों के उपयोग में किया जा सकता है। अभी चूंकि रिसर्च के फॉर्म में है, अभी हमने कुछ रिसर्च कर ली है, कुछ का उपयोग करना धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी इनके उपयोग तक नहीं पहुंचे हैं। और वही रिसर्च एक आपने देखी है जिसमें भ्रूणी स्तर पर इन कोशिकाओं की मदद से एक नए भ्रूण के विकास की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप फर्टिलाइजेशन का जो एक प्रोसेस है उसको समझें तो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा कि किस स्थिति में जो भ्रूण के स्तर पर बनने वाली स्टेम सेल है वो प्राप्त होती हैं। अगर आप डे 1 में देखें तो जब एक स्पर्म के द्वारा एक एग को फर्टिलाइज किया जाता है, फिर उसके अगले चरण में वो यहाँ मौजूद होता है और धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ता है। फिर जब दूसरा दिन होता है तो वो सेल डिवीजन के स्तर पर आता है, यानी शुरुआत में वो फ्यूज होगा, जो दो कोशिकाएं हैं, स्पर्म कोशिका और एग कोशिका मिलकर के फ्यूज करेंगे और एक कोशिका का निर्माण करेंगे। यहाँ पर आपको जो स्टेम सेल मिलेगी वो मिल जाएगी टोटीपोटेंट। दूसरे दिन तक वो मिल जाएगी, तीसरे दिन तक मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो जब आगे विभाजन हो जाएगा तो वो प्लूरीपोटेंट में बदल चुकी होगी। कुछ ऐसा ही आगे चलते चलते पूरी प्रक्रिया आपको दिखाई देती है। और एक चरण आता है 5वें दिन जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, शुरुआती अवस्था इसकी, जब ये जो एग है या फिर ये जो सेल है ये जाकर के माँ के शरीर में गर्भाशय में स्थापित होने वाली होगी। ठीक है, उसके पहले के चरण ये दिखाए गए हैं। उसके बाद जाकर के 8 से 9वें दिन तक ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय में स्थानांतरण हो जाएगा और फिर आगे चलकर जीव का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो अब कुछ सवाल हैं इससे जुड़े हुए। सवाल क्या है कि भ्रूण मॉडल और अनुसंधान आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम ऐसे रिसर्चेस को कर रहे हैं।
क्योंकि जब आप मेंस का उत्तर लिखेंगे, शुरू में हमने जो बातें की वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी कि स्टेम कोशिकाएं क्या हैं, मान लीजिए 2-3 लाइन लिख करके आ जाएगी कि नई नए जीव के विकास में सक्षम होती हैं या किसी भी तरह के नए अंग का निर्माण कर सकती हैं। तो जब ऐसी बातें आएंगी तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। फिर उससे एक सवाल ये निकलेगा कि आखिरकार इस तरह की जो रिसर्चेस की जा रही है इसकी क्या आवश्यकता है और इन रिसर्चेस में क्या लिमिटेशन है या इन रिसर्चेस को क्यों नहीं पूरा करने दिया जाता या इस पर किसी तरह की जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्यों लगाए गए हैं। अब ये जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, वो आपको मिलेंगे मेंस के सवाल के रूप में। तो याद रखिएगा, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय आपको ये अप्रोच पता हो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या जरूरी है और मुख्य परीक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो एक नैतिक दुविधा है यहाँ पर, वो ये है कि गर्भाशय में आरोपण के बाद प्रारंभिक भ्रूण के विकास का अध्ययन करना नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप किसी महिला के शरीर को किस तरह से ऑपरेट करेंगे उस भ्रूण की अवस्था को मॉनिटर करने के लिए, तो इतना आसान नहीं है। प्लस वहां पर कई तरह की मंजूरियां लेने की आवश्यकता होती है, तो नैतिक रूप से तो इतना संभव है नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण शोध ये भी है कि आनुवंशिक और विरासत में मिली बीमारियों को समझने के लिए जरूरी है। हमें ये पता चल सके कि जो डीएनए के बारे में तो आपने पढ़ा है ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि किसी भी मनुष्य के शरीर में मौजूद आनुवंशिक सूचनाओं को लेकर के चलता है। आनुवंशिक सूचनाएं जैसे क्या, कि किसी व्यक्ति का जब विकास होगा तो वो मनुष्य के शरीर में ही बदलेगा। यानी कि आप ये देख सकते हैं, अगर आप किसी जानवर के शरीर को देखें, मनुष्य के अलावा किसी अन्य जीव के विकास को देखें, तो ये कैसे पता है। देखिए स्पर्म सेल और एग सेल वहां पर भी हैं, वो मिले, उन्होंने उसी जीव जैसा जीव क्यों बनाया उन कोशिकाओं ने मिलकर। या मनुष्यों की जो सेल्स है उन्होंने मनुष्य जैसा ही स्वरूप क्यों बनाया, वही आंख, हाथ, नाक, कान क्यों बनाए, क्योंकि वहां पर आनुवंशिक सूचना मौजूद थी जो बताती है कि इस जीव के पूर्वज ऐसे हैं और ऐसा ही ये जीव बनेगा। यही तो प्रकृति का एक चमत्कार है। तो डीएनए उन आनुवंशिक सूचनाओं को लेके चलेगा, जहां पर आपकी आंख का रंग क्या होगा वो प्रोटीन से निर्धारित होगा, जो प्रोटीन का लक्षण वहां पर उभर करके आएगा। आपके बाल लंबे होंगे, छोटे होंगे, सीधे होंगे, पतले होंगे, मोटे होंगे, आपकी स्किन का कलर क्या होगा, और आनुवंशिक बीमारियां भी जो आपके पूर्वजों को रही होंगी वो आप में आएंगी या नहीं आएंगी, ये भी डीएनए तय करेगा। तो जब हम आरंभिक भ्रूण की अवस्था पर रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि उसका आनुवंशिक स्ट्रक्चर किस तरह का है, क्या वहां पर कोई व्याधि तो नहीं है। और यही इस शोध का एक महत्व है कि हम बीमारियों को दूर करना चाहते हैं शुरुआती स्तर पर ही। तो आईवीएफ की सफलता में भी सुधार हो सकता है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सफलता दर में वृद्धि हो सकती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यह गर्भधारण करने की एक विधि है जहां पर प्रयोगशाला के भीतर किसी जो भ्रूण है उसके विकास चरण को पूरा करके उसको किसी माता के शरीर में स्थापित किया जाता है, गर्भाशय में उसको जोड़ा जाता है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब किसी सामान्य प्रक्रिया से कोई दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम ना हो या किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो। तो आईवीएफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोसेस को एक बार थोड़ा सा जान लें आप। इसमें क्या है कि ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि एक भ्रूण वहां से, भ्रूण कहे या एग सेल की बात करें, एक एग सेल वहां से निकल सके, तो कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे जो महिला है उनके शरीर में एग सेल रिलीज हो जाए, ठीक है। फिर उस एग सेल को निकाल लिया जाता है, उसको लैब के भीतर फर्टिलाइज कराया जाता है स्पर्म कोशिका के माध्यम से जो डोनर से प्राप्त की गई है, ठीक। फिर वहां से एक भ्रूण की अवस्था का विकास किया जाता है और फिर उस भ्रूण की अवस्था को वापस से यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब कई बार क्या है कि इस पूरी प्रक्रिया को करते समय अगर ये यहाँ पर ही एबॉर्ट हो गया तो दिक्कत आ सकती है, इसका विकास क्रम ठीक से ना हुआ। तो यहाँ पर जो बात लिखी है कि आईवीएफ की सफलता में सुधार हो सकता है अगर हम शुरुआती भ्रूण के चरण को समझ सकें, वही प्रयास होता हुआ आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न ये है कि क्या लैब विकसित भ्रूण का उपयोग गर्भाशय के लिए किया जा सकता है। यानी आपने बाहर जो कोशिकाएं थी उनका इस्तेमाल करके एक भ्रूण को विकसित जो किया है और 14 दिन के भीतर या उस खास समय में आपने उसको उठाकर किसी महिला के शरीर में आरोपित कर दिया या प्रत्यारोपित कर दिया, उसके बाद उस जीव का जन्म हो गया, तो क्या ऐसा संभव है।
कि लैब ग्रोन बेबी को आप वास्तविकता में किसी मनुष्य का शरीर दे सकें। अभी के लिए ये संभव नहीं है। इसमें दो तरह की समस्याएं हैं। पहला तो ये है कि ये जो मॉडल है पूरी तरह से भ्रूण के विकास के प्रारंभिक चरणों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है, यानी भ्रूण को इतने दिनों तक डेवलप ही नहीं किया जाएगा कि उसको किसी महिला के शरीर में आरोपित कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि प्रत्यारोपण करने की अनुमति ही नहीं है, केवल रिसर्च की अनुमति है और 14 दिनों के बाद उस बनाए गए भ्रूण को नष्ट किया ही जाना है। भ्रूण की उस अवस्था को 14 दिनों के बाद नष्ट कर देना है और प्रत्यारोपित करने का प्रयास करना भी निषिद्ध है, यानी इस पर कानूनी सहमति है कि ये नहीं करना। अगर किया जाता है तो उस पर जुर्माना और दंड की व्यवस्था भी की जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि ये जो बनाया गया है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया कि उसने भ्रूण के सभी चरणों को पूरा नहीं किया है, विभाजन, कोशिका विभाजन के सभी चरणों को प्राप्त नहीं किया है। वो केवल कुछ कोशिकाओं के रूप में जुड़ने की स्थिति तक पहुंचा था स्वचालित रूप से। तो हमने कहा कि जिस तरह से मानव के शरीर में कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं और एक नए जीव का निर्माण करती, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर वहां बनता हुआ दिखा, लेकिन ये नहीं था कि वो पूरी तरह से सभी चरणों को पूरा कर रहा था। तो पहली बात तो तकनीक भी इतनी नहीं कि हम उतना बना पा रहे हैं, वो पहले ही अबॉर्टेड ही है। दूसरा, उसको बना पाए भी फिर भी उसको प्रत्यारोपित करने की अनुमति नहीं है। जो 14 दिन की सीमा है वो भी ऐतिहासिक एक समझौते के तहत ही आई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखें कि इसमें दो तरह की बातें हैं कि 14 दिन ही क्यों निर्धारित किया गया है, ये भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो यूके में 1979 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जहां पर 14 दिन की सीमा भ्रूण प्रत्यारोपण के प्राकृतिक अंत से मेल खाती। उन्होंने कहा कि 14 दिन के बाद, यानी 14 दिन के बाद इस भ्रूण को नष्ट ही कर दिया जाना है। तो 14 दिन की लिमिटेशन क्यों रखी? देखिए, अगर किसी जीव की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा नैतिकता से भी जुड़ जाता है प्रश्न। बात जब तक कोशिकाओं की हो तब तक तो ठीक है, तब तक किसी तरह की भावनाएं आहत नहीं होंगी, लोग चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि कोशिका का स्तर, वैसे तो कोशिकाएं रोज की नष्ट होती हैं, कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, तो कोशिकाओं का मरना क्या नैतिकता का प्रश्न होगा? नहीं होगा। लेकिन किसी जीव का मरना नैतिकता का सवाल होगा। लेकिन एक सवाल इसमें यह आएगा कि कब तक माना जाए कि वह एक जीव है या कब तक वह एक कोशिका है। इस सवाल पर ही चिंता व्यक्त की गई है कि अगर कोई जीव मर रहा है तो नैतिकता का सवाल है और उस पर कोर्ट या बाकी सभी चीजें एक्शन लेने के लिए बाध्य हो जाएंगी, क्योंकि जीवन को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। कोशिकाओं को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन सवाल वही कि कब तक वह कोशिका है। देखिए, 14 दिन के पहले तक जब वह कोशिका है तो वो एक अंडे के स्वरूप की होती है, ठीक है, तब तक आप उसे नष्ट कर सकते हैं। लेकिन 14 दिन के बाद उसमें एक स्टेज का विकास होता है, उसे कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, यानी अब उसमें एक लाइन खींचनी शुरू हो जाएगी जो ये दर्शाएगी कि अब वह जीव अपने स्वरूप को लेना शुरू कर रहा है, या उसके अब हाथ और पैरों की जो संरचना है वो आपस में अलग होनी शुरू हो गई है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल से द्विपक्षीय समरूपता में बदल रहा है। तो अब यह आवश्यक है कि अब उसको बनने से पहले इसको नष्ट कर दिया जाए। हालांकि जो वर्तमान स्तर पर जीव की संरचना है या कोर्ट की स्वीकृति है किसी भ्रूण को अबॉर्ट करने की, उसकी सीमाएं अलग हैं। उसमें लगभग 2 से 4, 4 से 5 या 6 महीने के बाद उसको अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। शायद 5 महीने तक उसको आप अबॉर्ट करा सकते हैं। कुछ लिमिटेशन है, देख लीजिएगा अगर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ तो, ठीक है। अब इन मॉडलों ने प्रारंभिक विकास के बारे में क्या दिखाया है, क्या समझ में आता है हमें? तो पहला यह है कि डीएनए से जुड़ी हुई त्रुटियों को समझना, कि अगर डीएनए से बनने वाली या किसी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप जो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, दूसरे तरह की कोशिकाएं बनती हैं और उनमें किसी तरह का आनुवंशिक विकार आता है, तो वो कहाँ से आया है? डीएनए जो कि द्विकुंडलित संरचना से मिलकर के बना होता है, जब कोशिका विभाजन होगा तो ये जो कुंडलियां हैं ये आपस में इस तरह से खुल जाएंगी और यहाँ पर कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से दूसरे तरह की जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है वो वापस से जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, और फिर आप कहेंगे कि दो कोशिकाएं हैं अब वो निर्मित हो चुकी हैं, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन दोनों ही हो गया है। हालांकि इसको हम तब पढ़ेंगे जब बेसिक चीज़ों को क्लास में कवर करेंगे, अभी इस पर जाने की आवश्यकता आज के टॉपिक में नहीं है। दूसरा क्या है, जीन फंक्शन का अन्वेषण करना, ये भी हम समझ पाएंगे कि जीन फंक्शन कैसे काम करता है, और जीन में हेरफेर करना। अगर हमें पता चल गया कि इस स्ट्रैंड में यहाँ पर दिक्कत है
तो हम इतना चीज़ काट करके अलग भी कर सकते हैं, इस विकार को जन्म के समय से ही दूर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का हम उपयोग कर पाएंगे। अब एक निष्कर्ष देख लें क्या होता है आज के टॉपिक का। पहला यह है कि प्रयोगशाला में विकसित मानव भ्रूण जैसे मॉडल का विकास प्रारंभिक भ्रूण विकास या आनुवंशिक बीमारियों और आईवीएफ सुधार में नैतिक और गहन शोध के द्वार खोलता है। मतलब कि मेडिकल रूप से हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन बीमारियों को दूर करना है, चाहे वो आनुवंशिक हो या जन्म की प्रक्रिया को और बेहतर बनाना है, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, उनको माता पिता बनने का एक सुख मिल सके जो किसी समाज में लोगों की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है, उसको सुधार किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये गर्भावस्था का मार्ग नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपने लैब में ही बनाया या तकनीक का विकास भी कर लिया और उसको गर्भ में प्रत्यारोपित करना शुरू कर दिया। ये मॉडल हमें मानव विकास के शुरुआती चरणों को रहस्यों को जानने के करीब लेकर के आ रहे हैं, तो इनको यहाँ तक ही सीमित रखना है। मतलब किसी भी प्रयोग का इस्तेमाल, जैसे अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा जो डिज़ाइनर बेबी की संकल्पना है उसको पढ़ा हो, तो डिज़ाइनर बेबी में क्या है कि आप अगर किसी बच्चे का जन्म होने वाला है उससे पहले ही ये तय कर सके कि बच्चे की लंबाई ये हो, बच्चे की आंखों का रंग ये हो, बच्चे के त्वचा का रंग इस तरह से हो, बहुत खूबसूरत हो, या फिर जो भी खूबसूरती के पैमाने हैं। तो डिज़ाइनर बेबी को की भी जो संकल्पना है उसको इतनी ज़्यादा आसानी से मान्यता प्राप्त नहीं है, या हम कहें कि उसको बनाया जाना ही कुछ स्तर तक भले ही मान्यता प्राप्त हो या उसकी पहचान करना संभव हो, लेकिन उसको बनाने की अभी मान्यता नहीं दी गई है। और इसकी स्वीकृति क्यों नहीं? आप सोचिए कि एक संभ्रांत वर्ग जिसके पास पैसे हैं, धन दौलत है, वो तो आसानी से डिज़ाइनर बेबी बना लेगा, वो पैसा दे देगा इस तकनीक के, क्योंकि ये तकनीकें महंगी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। लेकिन जो एक गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, सामान्य वर्ग है, उसके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। तो समाज के बीच में जो अंतर है और बड़ा आपको दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा कि एक खास तरह के लोग हैं, खास तरह का समूह है, सामाजिक अंतराल कितना बढ़ जाएगा। तो ऐसी भी तकनीकें हैं जिनको सामाजिक स्वीकार्यता कई वजहों से नहीं मिलती है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आपने जो समझा है वो यहाँ तक ही था। अब एक सवाल ले लें। सवाल है, टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है, शिशु का विकास परखनली के अंदर होता है, निषेचन माँ के शरीर से बाहर होता है, या अनिषेचित अंडा परखनली के अंदर विकसित होता है? तो आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कितने लोगों ने इस टॉपिक को ठीक से पढ़ा है, ठीक से समझा है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें जो आपने सीखी हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।